हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बारे में जानेंगे कि देखिए कि थर्ड जेंडर को जो रिकग्निशन है वो किस तरीके से मिली थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व थी। पार्टीज़ जो थी, नालसा थी जो कि प्राइमरी पिटिशनर थी। पूज्य माता नसीब कौर जी जो जी वो की विमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिफेंडेंट थे। और कोरम में जो है जजेस जो थे वो जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस ए.के. सीकरी थे। अब देखिए दोस्तों, किन्नर जो है बेसिकली द थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं उन्हें। अब इनका जो हमारे सोसाइटी में जो रोल है वो काफ़ी एंशंट टाइम से है। अब देखिए कि हिजड़ाज या फिर ट्रांसजेंडर जो है एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है और इनको एंशंट इंडिया में भी रिकग्नाइज़ किया गया है। अब देखिए हुआ क्या था कि लॉर्ड राम जी जो सीता जी के साथ जा रहे थे वनवास पे 14 साल पे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स चले थे, मतलब कि काफ़ी मेन एंड वुमेन थे। और साथ में उनके साथ साथ जो थे किन्नर भी थे, ठीक है। जो हिजड़ाज थे वो भी उनके साथ थे। और उनकी जो भक्ति और प्यार देख के लॉर्ड राम ने उनको जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने उनको एक पावर दी थी। उनको ब्लेस किया था कि आप जो हैं ऑस्पिशियस ओकेजन जैसे चाइल्ड बर्थ या मैरिज हैं उस पर आप जो हैं आपको जो है पावर है, आपके पास ब्लेसिंग देने की पावर है। तो आज दिन तक तो हम देखते हैं कि जब भी किसी की नई शादी होती है, बेबी होता है, तो हमारे घरों में जो है हिंदू घरों में किन्नर आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर में जो है हिजड़ाज हैं, कोठीज़ हैं, अरावनीज़ हैं जो जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और हमारे ट्रांसजेंडर्स LGBTQs में अब देखिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, तो केस इन ब्रीफ में देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो है नालसा ने जो है फाइल किया था कोर्ट में कि वो कह रहे थे कि लीगली रिकग्निशन चाहिए आपकी जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है जी, जो कि एक आपके सेक्स को जो है मेल और फीमेल जो जेंडर बाइनरी है वो उसके अलावा जो है एक थर्ड जेंडर जो है उसको जो है रिकग्निशन चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट के पास क्या है, उसने डिसाइड करना था कि पर्सन जो कि मेल या फीमेल जेंडर के बाहर एम्बिट से आते हैं उनको रिकग्नाइज करना है कि नहीं, ठीक है। और इन्होंने क्या है डिस्कशन करी कि जो नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या है कि देखिए कि उन्होंने अब जो कोर्ट ने है एक एक्सपर्ट कमेटी जो है इश्यूज रिलेटिंग टू ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट करी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। मतलब कि देखना चाहते थे कि क्या है। और इसके बाद एक लैंडमार्क डिसीजन आया जिसमें कि एपेक्स कोर्ट ने लीगली रिकग्नाइज करा थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन को फर्स्ट टाइम, और उनको एक जेंडर आइडेंटिटी एट लेंथ दी, ठीक है। और कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि थर्ड जेंडर पर्सन जो है उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के तहत मिलेंगे, ठीक है। और फर्दर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को जो है बोला और डायरेक्शंस देने को कहा कि आप एक मैकेनिज्म बनाइए जिससे कि थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर पर्सनस के जो राइट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है फॉलो किया जा सके, ठीक है। अब देखिए कि इसमें दो फैक्टर्स हैं जिसको हमने देखना है कि डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को किस तरीके से डिस्कस किया है और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, ठीक है। अब डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है कि देखिए अब बेसिकली आर्टिकल 21 का जो है कि देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसमें कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए दोस्तों, अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। अब स्टेट में इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है रोल रहता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट अपॉन पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, और डेप्रीवेशन ऑफ लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। और इसका इसका मतलब क्लियर मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड अगेंस्ट स्टेट ओनली ही दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक एक्ट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल का वो जो है इंक्रोचमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी पे नहीं आता है।
ऑब्वियसली अगर कोई भी देखिए कि अगर मैं किसी ए पर्सन का अगर कोई उसके जो है राइट्स पे रोकथाम कर रहा हूँ तो वो एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव इतना बड़ा नहीं है, बट अगर स्टेट ने किसी चीज़ पे लगाया है जैसे कि आर्टिकल 377 जो है, ये क्रिएशन जो है स्टेट की ही थी और इसकी एब्रोगेशन जो स्टेट ने मतलब कि आपकी जुडिशरी ने करी थी, तो मतलब कि एक बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं पर्सनल लिबर्टी और या डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ में, ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन इसका जो एम्बिट है आर्टिकल 21 का वो एक बड़े पैमाने पे है और सोसाइटी पे है, ठीक है। और ऐसी वायलेशन जो है वो वुड नॉट फॉल अंडर पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 21 अगर वो पर्सनल जो है किसी प्राइवेट या फिर पर्सनल कैपेसिटी में किया जाता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 21, ठीक है, कि आपकी जो है एक डिग्निटी जो है लाइफ की, ठीक है, थर्ड जेंडर पर्सन्स को जो है डिग्निटी चाहिए थी, तो इस एम्बिट के अंतर्गत जो है इसके बारे में बात की थी। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंतर्गत। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये जो है सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए इक्वल है। अब इसके साथ साथ देखिए कि आर्टिकल 15 भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी एक पर्टिकुलर लाइन है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, और यहाँ पे आता है वर्ड सेक्स। अब देखिए कि आपने जो है थर्ड जेंडर को अगर कंसीडर ही नहीं किया एज अ थर्ड जेंडर, ठीक है, मतलब आपको वो उसको आप स्टेट रिकग्नाइज ही नहीं करता है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और इसमें ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए जो है थर्ड जेंडर को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो है इक्वालिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये सिर्फ जो है आपकी जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसमें ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि कोर्ट ने जो है क्या है फिर इसके बाद जजमेंट देने के बाद क्या 3 डायरेक्शंस दी थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि प्रोविज़न बनाया जाए, एक लीगल रिकग्निशन दी जाए थर्ड जेंडर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो पहले मेल और फीमेल होता था, लेकिन अब अदर्स या फिर थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी आता है। दूसरा है कि रिकग्नाइज करना है थर्ड जेंडर को एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न, ठीक है। आपने देखा होगा कि केरला में जैसे कि स्पेशली केरला बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है इस चीज़ में कि ट्रांसजेंडर वुमेन्स को उन्होंने मेट्रो के ड्राइवर्स बनाए गए थे, ठीक है। तो उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराने का जो है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने का भी जो दायित्व है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। और स्टेप लेने हैं ताकि उनका सोशल वेलफेयर स्कीम्स और कम्युनिटी पे जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सके। तो ये जो काम जो आपकी डायरेक्शंस दी थी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। और उसी के साथ देखते हैं कि 8 इंडियन ट्रांसजेंडर पीपल जो कि फर्स्ट इन देयर फील्ड है। तो देखिए इंडिया के फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर भी रह चुके हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज भी हैं, ये आपके क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, फर्स्ट पुलिस ऑफिसर भी हैं, फर्स्ट कॉलेज प्रिंसिपल भी हैं, फर्स्ट पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन भी है, फर्स्ट एमएलए भी हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सोल्जर भी हैं और फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेडिकल असिस्टेंट भी है। तो ये सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। सोसाइटी में देखिए कि ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, एंड जेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का केस लॉ एंड आई होप कि आपको ये केस लॉ समझ आ गया हो। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।